नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात। आज हमारे खास मेहमान हैं श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अभी अभी मुंबई से कुछ समय पहले ये नया पद संभालने के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो दिल्ली की राजनीति को ये रूलिंग पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में कैसे देखते हैं, इससे ज्यादा राजनीति का ट्रेंड कैसा है, ये समझने के लिए भी इनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सहस्त्रबुद्धे साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। देखिए, इत्तेफाक है कि अचानक जो पॉलिटिक्स हो गई है वो फिर से पॉपुलिज्म की तरफ चली गई है। उसका कारण ये है कि लैंड बिल आया तो अब हर आदमी को अपने आप को या तो प्रो गरीब और सामने वाले को एंटी गरीब, एंटी किसान या प्रो किसान फॉर्मेट में फिक्स करना है। आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आपने इस पर पीएचडी की है। क्या आपको लगता है कि जब हम लोग ग्रोथ, गवर्नेंस और डेवलपमेंट की मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे तब सारी पार्टियां वापस एक खराब किस्म के पॉपुलिज्म की तरफ आ गई हैं? बिल्कुल सही है। मतलब ये जो हो रहा है वो बहुत चिंतनीय है एक दृष्टि से, और मैं अगर उसका विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि इसकी जड़ें दो बिंदुओं में है। एक वो है कि हमारी जो सिस्टम है, जिस व्यवस्था का हमने स्वीकार किया है उसमें, और जैसे हम देख रहे हैं कि एक बारी मुझे लगता है 2002 या 2003 में उस समय हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि संसद में हम देखते हैं कि हर समय रूलिंग पार्टी को इलेक्शन मोड में ही रहना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि देयर इज एवरी टाइम देयर इज सम इलेक्शन एट द अराउंड द कॉर्नर। तो ऐसी स्थिति में चुनावी राजनीति का जो एक प्रभाव है, उसका जो वजन है, उसका जो दबदबा है, उससे हम मुक्ति नहीं पा रहे। और इसके कारण जब भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय के बारे में सोचा था तब शुरू से, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी इस विषय में बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव इकट्ठा होने चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये आसान नहीं है। मतलब इसके लिए कितने सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, कहां कहां संशोधन करने पड़ेंगे, ये एक अलग चर्चा का विषय है। मगर ये जरूरी है कि इस देश में चुनाव एक बार हो, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में 2 बार हो, मगर बार बार कहीं न कहीं चुनाव होना, ये हमें उस लोकालुभावन या पॉपुलिज्म के राजनीति की तरफ ही एक दृष्टि से खींच लेता है, इसके बावजूद कि हमारी इच्छा नहीं है। दूसरा है कि लोक लुभावन राजनीति की एक दृष्टि से छाया हमारी राजनीति पर इसलिए भी रहती है कि जो जन जुड़ाव है कई बार कई राजनीतिक दलों के बारे में हमें कम होता दिखाई देता है। इसलिए अप्रिय निर्णय जो होते हैं, जो बड़े लोक लुभावन निर्णय नहीं है मगर हितकारी निर्णय है, क्योंकि हमेशा जनहित और जनप्रियता एक साथ नहीं जाती। कई बार जनहित की बातें ऐसी होती है कि जो जनप्रियता के विरोध में भी हो जाती है। बावजूद इसके आपको हित के निर्णय करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोकमत परिष्कार कहते थे, उसकी बड़ी आवश्यकता है। ऐसा लोकमत परिष्कार करने की दृष्टि से अगर कोशिश होती है राजनीतिक दलों के द्वारा, तो उनको लोक लुभावन राजनीति का विक्टिम या शिकार उसकी होना शायद नहीं पड़ेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पहले एक लैंड बिल वाला विषय ले लेते हैं। लैंड बिल जनहित में है, देश हित में है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कहीं लूज हो गया तो अब फिर से सरकार आ गई है बैकफुट पे, फिर वारदातें ऐसी हो रही हैं। ऐसे में अब ये पास होगा कि नहीं होगा, ये आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि ये जरूर पास होगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजकल ना कुछ शब्दावली और मुहावरों का बड़ा एक प्रचलन होता है। ये बैकफुट वराना, अभी ये फलाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बैकफुट फ्रंट फुट की बात है। सरकार अपने इरादे पर बिल्कुल संकल्पकृत है, निश्चयी है, आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ एक लचीलापन भी दिखा रही है कि अच्छे सुझावों का हम स्वागत करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी ये कहा कि हम अभी भी खुले दिमाग से इसकी ओर सोचते हैं, कुछ अच्छे सुझाव है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इन सुझावों को समाहित करते हुए और जो भी आवश्यक बिंदु है उसमें परिवर्तन करते हुए ये बिल निश्चित रूप में मंजूर होगा। तो ये माना जाए कि वर्स्ट केस सारे सुझावों को मानने के बाद भी राज्यसभा में रुकावट डालने के कारण अगर डिले कराने की कोशिश की भी तो ज्वाइंट सेशन यानी वर्स्ट केस 6 महीने का डिले और फिर यह बिल पास हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, क्योंकि इस विषय में हमारे संसदीय दल के जो नेता है और बाकी नेतागण जो है वो सारे इसकी रणनीति तैयार करेंगे। जैसी स्थिति आएगी
उसका उचित पद्धति से सामना किया जाएगा। हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही खुले पद्धति से सबको आह्वान किया है कि आप इसमें साथ में आइए। ये किसानों की समस्या है, इस पर कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों का हित सर्वोपरि है। इतना कहने के बावजूद भी अगर हमारे विपक्षी मित्र मानते नहीं तो मैं मानता हूं कि वो बड़ी दुखद मतलब स्थिति रहेगी। जी। दूसरी बात कि जिस प्रकार का अभी माहौल बन गया है उसमें लैंड बिल तो एक चीज है, लेकिन बाकी सारे मुद्दों में विपक्ष का रुख ये हो गया है कि अब किसी तरीके से डिरेल करना है, सरकार काम वाम न कर पाए। और मुद्दे इस प्रकार के हैं जो आपने ही कहा कि कठिन फैसले करने पड़ते हैं और चुनाव सामने होता है। अभी बिहार आएगा, बंगाल आएगा, यूपी आएगा। ऐसे में जो बहुत प्रीशियस टाइम है एक पार्टी के तौर पर भी अगले 2019 की तैयारी करने के हिसाब से भी, तो बड़ा जरूरी है कि वो फैसले तेजी से हों। तो एज पार्टी आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार को ये 2-4 बड़े काम तो कर ही देने पड़ेंगे जिसका संबंध गवर्नेंस से, रिफॉर्म से और गरीबी दूर करने से है? मुझे लगता है कि ये जो विकास की राजनीति है और जो रिफॉर्म्स और सुधारों की भाषा हम करते हैं वो 2 स्तरों पर जारी रहती है और उसमें एक समन्वय की भी आवश्यकता हम देखते हैं। एक तो स्तर यह है कि जिसमें आपको कानून में, व्यवस्था में या जो भी नियम कानून है या इस तरीके की जो रचनाएं हैं उसमें परिवर्तन करना, जो एक दृष्टि से संसद के अंदर होता है, बाहर उसकी जिसका एक डिस्कोर्स, उसकी एक जन चर्चा चलानी पड़ती है, एक वातावरण बनाना पड़ता है, लोकमत परिष्कार उस माध्यम से भी करना पड़ता है। दूसरी ओर हमें कुछ रिफॉर्म्स धरातल पर लाते हुए जमीनी हकीकत का हिस्सा उनको बनाना, उसकी भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ आसान हो। आज लोग देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी कैसे आसान होगी और उस विषय में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये चीजें, एक तो इसका जो बैकलॉग है रिफॉर्म्स का वो बहुत पुराना है। इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर हम मानते हैं कि लोग सही मानते हैं कि जो हमने दिशा पकड़ी है, जिस गति से हम जा रहे हैं, हो सकता है इधर उधर कुछ न्यूनता रही भी होगी, मगर मैं मानता हूं कि उसको हम पूरा करेंगे और तीव्र गति से वहां पर व्यवस्था और कानून नियम परिवर्तन ये भी करेंगे और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान करने की हमारी कोशिशें जो है वो भी जारी रहेगी। बिल्कुल। आपने जो बात कही उसमें से एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा जो आपने पहले जिक्र किया कि कई बार जब आप चुनाव के चक्कर में हैं तो हमेशा दिक्कत होती है फैसले करने में। तो जो चुनाव का कैलेंडर है, ये आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और अच्छी बहस है, इसको शुरू करना चाहिए। वो ये है कि इसको आप लोग अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ पहल करने जा रहे हैं कि ये कैलेंडर किसी तरीके से एक जगह आके सिमट जाए, कि कम से कम हर राज्य में 5 साल एक साथ नहीं, लेकिन 2 राउंड में पूरे राज्यों के चुनाव हो जाएं। नहीं, मैं नहीं मानता कि इस विषय में पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर भी कोई बहुत बड़ी, जिसको हम एक सघन, सॉलिड इस तरीके की चर्चा कहे, इसको कोई आकार मिला है। मगर ये विषय कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जहां जहां जब जब भी चर्चा हुई अपने देश में, ये विषय आता गया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जनतांत्रिक सुधारों का विषय केवल यहां तक नहीं है, इसमें कई सारी अन्य चीजें भी करने लायक है और उसमें कुछ न कुछ प्रयोग भी करते रहने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो केवल मात्र एक रास्ता है, मगर करते रहना पड़ेगा। लैंड बिल पर ही, क्योंकि अभी ये सवाल कुछ लोग पूछते रहते हैं कि लैंड और लेबर 2 रिफॉर्म सचमुच बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनुषांगिक संगठन हैं उनका विरोध भी और जो असहमति है वो जाहिर होती रही है। वो अब रिकंसाइल हो गई है, वो बात अब खत्म हो गई है, या उसमें भी अभी कुछ डिस्कशन खुला हुआ है? मेरे ख्याल से उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिसको समाहित किया गया है। अभी मैं उसमें यह भी कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर विचारधारा आंदोलन में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की धाराएं भी रहती है और हो सकता है अभी इतने संगठन है, उसमें एकाध दूसरे संगठन का और भी किसी कारणवश थोड़ा सा कोई रिजर्वेशन हो भी सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। बावजूद इसके कुल मिलाकर इस विषय के बारे में मैं मानता हूं कि एक सहमति का वातावरण बना हुआ है और इसलिए उस दिशा में जाना अभी पहले से आसान हुआ है। एक और विषय, चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि किस तरह के सुधार करने की जरूरत है, सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, तो ब्लैक मनी बिल पर बहुत बात हुई। सरकार को यह दिखाना ही है, कमिटमेंट है कि ब्लैक मनी के खिलाफ जो भी करने की जरूरत है करेंगे। लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि उसके साथ उसकी जो जड़ है वो है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सुधारों में। सच बात यह है कि सारी पार्टियां इस पर बात करती हैं, रियल एक्शन कोई नहीं करता।
इसका तो दोष मैं इस मौजूदा सरकार को भी दूंगा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म पर एक जो होता है ना सिंसियरिटी से मालूम पड़ जाए कि ये हम करेंगे, वो बात आ नहीं रही है। देखिए, ऐसा किसी को लग भी सकता है, मगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुल मिलाकर संविधान को अमल में लाने की जो प्रक्रिया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी समीक्षा करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया, जिसको हम वेंकटचलैया कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी उसके 2-2.5 साल पश्चात, जो रिपोर्ट आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। और मैं मानता हूं कि देश के राजनीतिक और व्यवस्थात्मक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसी को भी इस देश को सुधारने की जिसकी प्रबल इच्छा है, उसने उस रिपोर्ट का निश्चित रूप में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कई सारे सुधार जो आज भी बहुत मायना रखते हैं। मगर उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस रिपोर्ट को लेकर राजनीति की गई, हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो मत है ही कि इस विषय में सुधार होने चाहिए, सुधारों की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और एक दृष्टि से वो जो रिपोर्ट वहां उस समय की सरकार ने स्वीकृत किया था, वो रिपोर्ट उन रिफॉर्म्स का एजेंडा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप कालेधन का विषय ला रहे हैं चर्चा में, तो मैं आपको वो भी स्मरण देना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से 1987-88 की बात है ये, कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हमारे चुनावी खर्चे के लिए हम एक आजीवन सहयोग निधि नाम की एक इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म खड़ा करेंगे, कि जिसमें पार्टी के अभिभावक, पार्टी के समर्थक, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जो आमदनी होती है उसमें से एक निश्चित राशि हर साल पार्टी के लिए दे, या एक मुश्त बड़ी राशि देनी है तो एक मुश्त में दे, जो हम पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए एक सुरक्षित रखा हुआ एक धन इस रूप में उसको देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे। हमारा ये काम जारी है। आज भी हमारा आजीवन सहयोग निधि है, उसकी दायित्व किसी न किसी कार्यकर्ता को दिया जाता है, हम दिन इकट्ठा करते हैं, सारा चेक पेमेंट होता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सारी चिंता करते हुए हमने हमारा एक घरेलू कदम आप इसको कह सकते हैं, मगर हमने कदम उठाया है। हम इसके प्रति चिंतित है और हमारी चिंता केवल शाब्दिक चिंता नहीं है, उसको हाथ पैर भी उपलब्ध हुए हैं और कोई एक उसका व्हीकल भी बना हुआ है। हाँ, हो सकता है कि ये व्यवस्था जो हमने बनाई अपर्याप्त है, उसकी भी समीक्षा हो सकती है, मगर कदम हमने उठाया है। सुधारों के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है, उसके ऊपर किसी को सवाल होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको एक्शन में लाने के लिए कुछ पहल का इंतजार हम लोग करेंगे। उससे एक सवाल और खड़ा होता है। हालांकि मेरी राय यह है कि देखिए, हिंदुस्तानी वोटर पार्टियों के अंदरूनी लोकतंत्र, काम करने के तौर तरीके पर पार्टी को जज नहीं करता है। वो कहता है छोटी मोटी छूट दी जा सकती है। एट द सेम टाइम अगर अकाउंटेबिलिटी के लेवल पर देखा जाए तो बाकी सब अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अच्छी हैं, लेकिन जितनी पार्टियां हैं उनके अंदर कोई लोकतंत्र, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी, नीचे से कार्यकर्ता का ऊपर आना, नेताओं को उसके प्रति जिम्मेदार बनाना, इसमें सब जगह कमजोरी है। ये कमजोरी बीजेपी में भी देखी जा सकती है, कम ज्यादा की डिस्कशन हो सकती है। तो ये इंस्टीट्यूशनल ढंग से इसको ठीक करना, ये भी एक काम आपको लगता है कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और मैं पुनः एक बार वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करूंगा कि उस आयोग ने कहा था कि हमारे देश में राजनीतिक दलों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई कानून ही नहीं है। दलों का संचालन, दलों की रीति नीति, प्रथा, पद्धति, उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसके बारे में कहीं कोई कानूनन व्यवस्था हमारे देश में आज उपलब्ध नहीं है। उसकी पुरजोर सिफारिश उन्होंने अपनी रिपोर्ट में की है। मैं मानता हूं कि इसकी बहुत बड़ी, मतलब एक व्यक्तिगत तौर पर, मैं एक छात्र के रूप में राजनीति शास्त्र का, मैं मानता हूं कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने इस दिशा में, आप ये कहेंगे कि ये आपकी चार दीवारों के अंदर है, मगर अंदर ही सही, मगर बहुत ठोस कदम उठाए भी है। जैसे अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान अमित शाह जी, उन्होंने हर राज्य में पार्टी का जो कार्यालय होगा वहां पर एक अच्छा खासा रेफरेंस सेक्शन और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, इसकी पुरजोर मतलब एक वकालत की है, उसका आग्रह रखा है। हर जिले में हम पार्टी के कार्यालय खड़ा करना चाहते हैं। कार्यालय हो, इस तरीके का रिसर्च रेफरेंस का या लाइब्रेरी का भाग हो, ये सारा कार्यकर्ता को और अधिक सन्नद्ध करता है। हमारी एकमात्र शायद राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो प्रशिक्षण की बात करती है। हमने गुड गवर्नेंस के लिए एक्सेल किया है।
तो मेरा कहना है कि हम चाहते हैं कि उन सुधारों को हम अपने पार्टी के अंदर पहले अमल में लाए, उसको स्थापित करें, उससे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो कुछ मात्रा में, और उस आधार पर हम आगे बढ़े। हमारी कोशिश है, मगर बात सही है कि बहुत लंबा रास्ता हमें अभी तय करना है। एक चीज मैं समझता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के मसले पर पार्टी ने जो रुख लिया, जो किया, असंभव काम था, हिम्मत का काम किया, एक बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं कि जुआ खेला। अब जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए ये फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा है या कहीं कॉशस हैं? तो कहां कॉशस हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि फैसला तो ठीक ही है। हम जानते हैं कि इस फैसले के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें निश्चित रूप में है, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे अन्य नेताओं ने भी ये स्पष्ट किया है कि कश्मीर में सरकार स्थापित करते हुए कश्मीर और बाकी सारे भारत देश का जो एक इंटीग्रेशन है, उस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करना और देशभक्ति की ताकतें जम्मू कश्मीर में और अधिक सबल हो, प्रबल हो, इस दिशा में प्रयास करना, यह हमारा उद्देश्य है। इन उद्देश्यों का जो मार्ग है उसमें अगर कई बाधाएं इस सरकार की मौजूदगी के कारण आती है तो हमारा उद्देश्य सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि नहीं है। यह हमारे कई नेताओं ने बार बार स्पष्ट किया है। इसलिए हमारा जो व्यापक उद्देश्य है उस दिशा में, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है ये पता है, वो उसका ऐसा विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता। पार्टी हमेशा समीक्षा करती रहती है, लेखा जोखा लेती रहती है, स्थिति पर निगरानी रखती रहती है। तो जब ऐसा अगर आकलन हुआ तो पार्टी उस दिशा में कुछ न कुछ निर्णय करेगी भी, मगर आज तक तो हमें लगता है कि हमारी दिशा सही है, नीति स्पष्ट है। अब चूंकि अगला विषय हमारे खबरों में छाएगा बिहार का, बिहार के बारे में हमने ये खबर पढ़ी है कि यहां पर कठिन लगता है थोड़ा सा, खबर यानी आरएसएस के कुछ अनुमान आए हैं कि ये चुनौती भरा राज्य है और यहां अच्छा करने के लिए सलाह मशवरा जो भी दिया गया होगा। चूंकि जनता परिवार एक हो गया है, मैं मानता हूं कि एरिथमेटिक पर चुनाव नहीं होते देश में, केमिस्ट्री पर होते हैं, लेकिन एरिथमेटिक देखा जाए तो वो एक चुनौती भरा राज्य है बीजेपी के लिए, ये कह सकते हैं। चुनौती तो हम हर चुनाव को मानते हैं, इसलिए कोई चुनाव हल्का लेना हमारी पद्धति ही नहीं है। तो बिहार भी निश्चित रूप में एक चुनौती है, मगर मानते हैं, हमारा विश्वास है कि जो मोदी सरकार का काम है, बिहार के यूनिट का काम है, और जनता आज कहती है वहां की कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां थी तब तक एक सुशासन यहां पर हमें उपलब्ध था, पार्टी गई और सुशासन का बंटाधार हुआ। ये वहां की जनता कहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन क्षमता के प्रति और पार्टी ने जो एक साख वहां पर निर्माण की है, जनता उसको जानती है और स्वाभाविक रूप में जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास दिखाएगी, जिसका परिणाम चुनाव में आएगा। जी बिल्कुल। अभी चूंकि अब इस सरकार का 1 साल करीब करीब अब पूरा होने को ही है, तो एक समीक्षा के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि काम हुआ है, ग्राउंड वर्क हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी पर कंसेंसस आसानी से नहीं बनता इस देश में, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो काम हुआ है वो प्रोसेस डिजिटल कर देंगे या इस तरह की चीजें तो हुई हैं। बड़े पॉलिसी जो इंटरवेंशंस होते हैं उसके तौर पर संकोच दिख रहा है, और संकोच इसलिए दिख रहा है कि अनपॉपुलर हो जाएंगे, हल्ला हो जाएगा। तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो खिड़की होती है समय की, जो टाइम विंडो होता है, उसको लूज कर गए हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं, कई सारे जो सुधार वित्तीय क्षेत्र में हुए हैं, अभी ये जो किसान जिस पर उकसाए जा रहे हैं, ये भूमि अधिग्रहण, ये बड़ा साहसिक कदम है अगर मैं कहूं तो साहस दिखाते हुए निर्णय करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। उसमें कभी भी हमने मतलब संकोच किया नहीं है। अभी जहां तक सुरक्षा का विषय है, कई सारे मसले हुए हैं। मेक इन इंडिया को भारत में लागू करने की दृष्टि से, सबमरीन्स को भारत में बनाने की दृष्टि से, हमारे सीमा के निकट जितने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है उनको तीव्र गति से क्लियरेंस मिले एनवायरनमेंट का, उस दृष्टि से, लेबर रिफॉर्म्स के संदर्भ में, प्रोविडेंट फंड के, देखिए आखिरकार सुधारों का उद्देश्य यह भी है ना कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी अधिक आसान हो जाए।
तो प्रोविडेंट फंड के विषय में हो या फिर पेंशन के बारे में, सबसे अहम बात है कि हमने जो सेल्फ अटेस्टेशन की सुविधा दी है, ये विश्वास का विषय है। हम जनता में विश्वास दिखाते हैं और जनता भी हमारे में विश्वास दिखाती है। तो ये मैं मानता हूं कि कोई छोटे बड़े मतलब ऐसा उसको बहुत छोटे कदम है ऐसा आंकना गलत होगा। ये बड़े रिफॉर्म्स। आखिरी सवाल, और इस पर आप जो बताएंगे वो एक बहुत बढ़िया इंसाइट के तौर पर काम आ सकता है, वो ये कि जब सरकार आई थी तो क्रूड के कारण फायदा हो गया, एक अच्छी चीज हो गई और फिस्कल पैरामीटर हमारे अच्छे हो गए। अब जब एक साल पूरा होने को है तो एक तो खराब मानसून और दूसरा ये पता लगना और गहराई से पता लगना कि रूरल डिस्ट्रेस है और मानसून बहुत खराब है, किसान का एमएसपी बढ़ाना है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है। ये ऐसा चक्र है जिसको हैंडल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या इसमें व्यू और विजन होने जा रहा है सरकार का? मैं एकदम से पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में शायद बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, वैसे भी मैं कोई अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूं। बावजूद इसके मुझे लगता है कि हमने यकीन करना चाहिए कि इस सरकार को जो चुनौतियां हैं उसके प्रति ये सरकार गंभीर है, उसका एहसास बहुत अच्छे तरीके से इस सरकार को है। इसलिए शांतिपूर्वक हर कोई मंत्री काम कर रहा है। देखिए, इस सरकार के अंदर मंत्रिमंडल स्तर पर जो वर्क कल्चर आपको दिखाई देगा कि एक इनफॉर्मेलिटी है और एक नई कार्य संस्कृति को इन्होंने विकसित किया है। तो काम करना, रिजल्ट्स देना, ये मतलब इसके लिए ये बहुत सारे हमारे मंत्री जो है माहिर हो गए हैं। जिस तरीके के रिफॉर्म्स, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहो, चाहे रोड और शिपिंग एंड नेविगेशन मंत्रालय में कहो, शिक्षा के क्षेत्र में कहो, जल संसाधन के विषय में कहो, यहां तक कि छोटे छोटे विषय, मतलब इसके लिए कोई क्रांति करने की या संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, मगर संवेदना की आवश्यकता होती है। हमारे सामाजिक न्याय विभाग ने बहुत सारी जो योजनाएं थी उनको, जो फिजिकली चैलेंज वर्ग है उसके लिए उसमें विशेष प्रावधान रखे हैं। ये सेंसिटिविटी दर्शाती है। आज तक उस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान नहीं थे, अभी वो हो गए हैं। इस तरीके से अभी ये किसान बंधुओं के लिए हमारे यहाँ जो मतलब लैंड सॉइल हेल्थ कार्ड की जो बात आई है, ये कोई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। संवेदनशीलता है, जो परिस्थिति है उसका एक आकलन है, विश्लेषण सही है, तो आप ऐसे उपाय उसकी रचना कर सकते हैं। और दिस इज टाइम टेस्टेड बिकॉज इट वाज इम्प्लीमेंटेड अर्लियर इन गुजरात। विनय जी, एक सवाल और याद आ गया, इसको दरअसल आखिरी सवाल कहूंगा मैं, क्योंकि ये नहीं पूछूंगा तो इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें बहुत नई झलक, और प्रधानमंत्री को कैसे चलना चाहिए वो दिखलाई पड़ती है। तो चुनाव के बाद मेरे मुंह से निकल गया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अजमेर उर्स की चादर जाएगी। वो चादर गई है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि उसके पहले सोशल पॉलिसी फ्रंट को लेकर के एक बहस चली, कहा जाता रहा कि देखिए फ्रिंज फैक्टर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जब चादर चली गई है उसके बाद का नैरेटिव, उसके बाद का संवाद, उसके बाद की घटनाएं और प्रतिघटनाएं बदलेगी और बदलने का संकल्प है? मुझे लगता है कि उधर अजमेर में चादर भेंट करने की, चादर चढ़ाने की एक घटना को आप थोड़ा बहुत ही ज्यादा डायमेंशन में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रथा पद्धति है, ये परंपरा है। यहाँ के जितने सारे पूज्य स्थान है, किसी भी पूजा पद्धति या उपासना पद्धति, किसी भी मजहब या जो भी मत कहेंगे आप उसके हो, उसके प्रति श्रद्धा हर किसी नागरिक के मन में है। आपको कई सारे ऐसे दिखाई देंगे कि उनका मजहब कोई एक है, जा रहे दूसरे किसी प्रार्थना स्थल पर और वहां पर मत्था टेक रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया सिंबोलिज्म है। सही बात है, मगर ये केवल सिंबोलिज्म है ऐसा मैं नहीं मानता। इट इज मच मोर बियॉन्ड सिंबोलिज्म, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर बिलीफ। ये तो, इसमें तो हम विश्वास करते ही आए हैं और इस विश्वास का एक सबूत आपको मिल गया अभी अभी, तो एकदम उस सबूत के आधार पर कुछ कहना चाहिए मुझे आवश्यक लगता नहीं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की सोच है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये कोई बीजेपी ने इन्वेंट किया हुआ थीसिस तो है नहीं ना, इस देश के मतलब नसों नसों में है, ये तो हमारे खून में है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर उसको बहुत ज्यादा डायमेंशंस में देखने की शायद आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक, फेयर एनफ। सर, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, आपसे बातचीत करके हमेशा बहुत गहरा ज्ञान मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।